डियर स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल आमोद तिवारी क्लासेस को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में ऐसे ही एजुकेटेड वीडियोस आप देख सको। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 11 का कॉस्ट एंड टैक्स के 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग कॉस्टिंग डिस्कस करते हैं, लेटर हम लोग टैक्सेशन पोर्शन को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ सेल इक्वल टू डैश प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। हम जानते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड कर देते हैं तो हमारा वैल्यू आता है, वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ सेल मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इसलिए यहाँ पर ए नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, लिखा हुआ है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट इज डन मेनली फॉर। कॉस्ट का जो डिटर्मिनेशन होता है, निर्धारण होता है, वो मेनली किसके लिए होता है? तो लिखा हुआ है कॉस्ट डिटर्मिनेशन के लिए, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस की डिटर्मिनेशन के लिए, कॉस्ट कंट्रोल के लिए, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। कॉस्ट डिटर्मिनेशन जो होता है वो हम लोग इन सब चीज़ों के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन मेनली मेंटेन्स द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो है इन चार में से कौन ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करता है? फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर होगा प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन। प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को मेंटेन करता है। तो सी नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 25%। यदि कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट हमारा 25% है तो क्या मार्जिन होगा प्रॉफिट ऑन सेल का? तो उसका आंसर होगा 20%। उसका आंसर होगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन आयरन स्टील इंडस्ट्री। आयरन स्टील इंडस्ट्री में जो कॉस्ट यूनिट है वो क्या होता है? मीटर, किलोवाट पर आवर, नन ऑफ दिस, टन। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट है, टन। हम जानते हैं कि अलग अलग इंडस्ट्री का कॉस्ट यूनिट अलग अलग होता है। जैसे पावर इंडस्ट्री में किलोवाट होता है, केमिकल इंडस्ट्री में गैलन होता है, उसी प्रकार से आयरन स्टील इंडस्ट्री का जो कॉस्ट यूनिट है वो टन है। कॉस्ट यूनिट में ही हम लोग प्रोडक्शन को मेजर करते हैं कि कितना यूनिट हम लोग प्रोड्यूस किए एक इंडस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन एफ नंबर क्वेश्चन, लिखा हुआ कॉस्ट ऑफ 200 यूनिट्स 400। 200 माल बनाने का कॉस्ट है 400 रुपया, 400 बनाने का 600 रुपया, 600 माल बनाने का खर्चा 800 रुपया है। इस प्रकार का जो नेचर है एक्सपेंसेस का, खर्चे का, वो किस प्रकार का है? तो इसका आंसर होगा वेरिएबल। ये वेरिएबल टाइप के एक्सपेंस की ओर गेस्चर कर रहा है। तो एफ नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। नीचे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, स्टोर, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, कैंटीन, नन ऑफ दीज। इसमें से कौन जो है वो एक प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर है? तो इसका आंसर होगा कैंटीन। कैंटीन जो है वो एक प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर है, जबकि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट जो है वो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग, लिखा हुआ है मैक्सिमम स्टॉक लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल रॉ मटेरियल का दिया हुआ है 15,000 यूनिट्स और 12,500 यूनिट्स। इसमें मैक्सिमम स्टॉक लेवल जो है 1500 यूनिट्स है और एवरेज स्टॉक लेवल जो है वो 12,500 है। और हमें कैलकुलेट करना है मिनिमम स्टॉक लेवल का वैल्यू कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम स्टॉक लेवल। और ऑप्शन है 5,000 यूनिट्स टू 20,000 यूनिट्स, 27,500 यूनिट्स और 10,000 यूनिट्स। तो इसका सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। लिखा हुआ है एवरेज स्टॉक लेवल इक्वल टू मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाई 2। ये हमारा एवरेज स्टॉक लेवल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाई 2। तो जो जो एलिमेंट दिया हुआ उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। एवरेज स्टॉक लेवल दिया हुआ सब में 12,500 यूनिट्स लिख लिए हम लोग यहाँ पर, फिर इक्वल टू, फिर मैक्सिमम स्टॉक लेवल दिया हुआ क्वेश्चन में 15,000 यूनिट लिख लिए, और मिनिमम स्टॉक लेवल जिसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है उसको एज इट इज लिख लेंगे हम लोग। इसका होल डिवाइडेड बाई 2 लिख देंगे हम लोग क्योंकि फॉर्मूला में लिखा हुआ है। फिर हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 15,000 प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/12 तो नीचे रहता ही है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आया 15,000 प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल इक्वल टू 25,000। 12,500 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो वैल्यू आया 25,000। तो मिनिमम स्टॉक लेवल यहाँ पर लिख देंगे और 25,000 इरेजर रहेगा इक्वल टू इस साइड में, और ये 15,000 जो है वो हम लोग इधर सब्सट्रैक्ट कर देंगे 25,000 से अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। तो 25,000 से हम 15,000 माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगा 10,000। यही हमारा आंसर है, यही है मिनिमम स्टॉक लेवल का वैल्यू।
इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द इंडिकेशन गिवन बाय मटेरियल टर्नओवर रेट। मटेरियल टर्नओवर रेट जो है वो हमें किसकी ओर इशारा करता है, क्या इंडिकेशन देता है? एफिशिएंसी ऑफ परचेसिंग मटेरियल, एफिशिएंसी ऑफ यूजिंग मटेरियल, एफिशिएंसी ऑफ स्टोरिंग मटेरियल, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा जो मटेरियल टर्नओवर रेशियो होता है वो हमारा यूजिंग मटेरियल का एफिशिएंसी ऑफ यूजिंग मटेरियल की ओर इशारा करता है। तो 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 एफिशिएंसी ऑफ यूजिंग मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 5000 यूनिट, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 10,000 यूनिट्स, सोल्ड 30,000 यूनिट हुआ है, जबकि यूनिट प्रोड्यूस हमको कैलकुलेट करना है कितना है। ऑप्शन क्या क्या है 25,000 यूनिट्स, 35,000 यूनिट्स, 45,000 यूनिट्स, 27,000 यूनिट्स। तो हमें कैलकुलेट करना है द अमाउंट ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। तो चलिए देखते हैं इसका कैलकुलेशन। ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोड्यूस इक्वल टू के हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, जबकि राइट हैंड साइड में लिखेंगे हम लोग सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ये फार्मूला। फिर ओपनिंग स्टॉक का जो वैल्यू दिया वो लिख लेंगे, प्रोड्यूस यूनिट निकालना है उसको हम लोग लिख देंगे एज इट इज, फिर सेल का वैल्यू दिया 30,000 लिख लेंगे, फिर प्लस क्लोजिंग स्टॉक जो वैल्यू है वो लिख देंगे। इस इक्वेशन के तहत क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ 10,000 वो लिख लेंगे हम लोग। फिर हमें कैलकुलेट करना प्रोड्यूस यूनिट्स, उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेंगे, फिर इक्वल टू 30,000 प्लस 10,000 जो राइट हैंड साइड में दिया उसको लिख लेंगे, और ये 5,000 जो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में है उसको इक्वल टू उस साइड ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये प्लस अमाउंट माइनस हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू के हम लोग नेक्स्ट साइड में ले जा रहे हैं। तो इसके बाद प्रोड्यूस यूनिट्स क्या आ जाएगा 30 प्लस 10 40,000 माइनस 5,000 सब्सट्रैक्ट कर देंगे हम लोग 5,000 को, तो वैल्यू आएगा 35,000। ये 35,000 हमारा वैल्यू आ गया प्रोड्यूस यूनिट्स, माने 35,000 यूनिट माल बनाया गया है, जब ओपनिंग स्टॉक 5,000, सेल्स 30,000 और क्लोजिंग स्टॉक 10,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आंसर होगा 35,000। के नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं हम। लिखा हुआ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में 4,000 यूनिट्स, एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल है 24,000, जबकि नंबर ऑफ ऑर्डर जो है वो मालूम नहीं है, वो निकालना है हमें, वो कैलकुलेट करना है। तो आंसर है ऑप्शन है 8 टाइम्स, 30 टाइम्स, 6 टाइम्स और 50 टाइम्स। तो चलो देखते हैं इसका सोल्यूशन, इसे कैलकुलेशन को देख लेते हैं हम लोग। नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आई मीन EOQ। तो यहाँ 24,000 जो है वो एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको हम लोग 4,000 जो EOQ है उससे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला जो है वो यही है एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय EOQ। तो हम लोग 24,000 जो एनुअल कंजम्पशन है उसको लिख लेते हैं, नीचे में EOQ का वैल्यू पुट कर दिए 4,000, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 6 टाइम्स। तो 6 टाइम जो है वो नंबर ऑफ ऑर्डर है। एक साल में यदि एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल 24,000 है, 4,000 है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का वैल्यू, तो 6 बार 6 टाइम्स हमें पूरे साल में ऑर्डर करना होगा मटेरियल के लिए, तो इसलिए इसका आंसर होगा 6 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ABC इन कॉस्ट अकाउंटिंग कंट्रोल सिस्टम। कॉस्ट अकाउंटिंग कंट्रोल सिस्टम में ABC का क्या अर्थ है? तो ABC का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये कॉस्टिंग को कंट्रोल करने का एक सिस्टम है, एक तरीका है, एक मेथड है, इसलिए इसका शॉर्ट फॉर्म है ABC, फुल फॉर्म है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो ये था एल नंबर क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर 2 एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब हम लोग टैक्सेशन पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो 2018 में आया हुआ है। लिखा हुआ पहला क्वेश्चन इनकम टैक्स एक्ट 1961 डील्स विथ व्हिच टैक्स। इनकम टैक्स एक्ट 1961 कौन सा टैक्स के बारे में है, कौन सा टैक्स के बारे में डिस्कस करता है? एक्साइज ड्यूटी, प्रोफेशनल टैक्स, वेल्थ टैक्स या इनकम टैक्स? नेम इज इनफ, नाम ही काफ़ी है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 इनकम टैक्स आयकर के बारे में डिस्कस करता है, इसलिए ए नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इनकम टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्री टैक्स कलेक्टेड बाय। इंट्री टैक्स नॉर्मली कौन कलेक्ट करता है? तो इसका आंसर होगा स्टेट गवर्नमेंट। इंट्री टैक्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट कैलकुलेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिफ्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स फ्री या नन ऑफ दीज? तो इसका आंसर होगा डायरेक्ट टैक्स। गिफ्ट टैक्स जो होता है वो एक डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर डी है प्रेजेंट इनकम टैक्स एक्ट। भारत का जो प्रेजेंट इनकम टैक्स एक्ट है वो कब लागू किया गया था, कब लागू हुआ था? तो उसका आंसर होगा 1/4/1962, 1/4/1962 को ही वर्तमान में जो इनकम टैक्स एक्ट है उसे लागू किया गया था, इम्प्लीमेंट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल एसएससी।
एक इंडिविजुअल एसएससी का जो रेसिडेंशियल स्टेटस होता है वो क्या है? उसका ऑप्शन है रिमेन्स सेम इन ऑल द प्रीवियस ईयर, पिछले जितने दिन हैं उस सब में एक जैसा रहता है। मे डिफर फ्रॉम वन प्रीवियस ईयर टू अदर, एक प्रीवियस ईयर से दूसरे प्रीवियस में अंतर होता है। चेंज एवरी अल्टरनेट 5 ईयर, हर 5-5 साल पर बदलता रहता है। या चौथा ऑप्शन है कि हर 10 साल पर बदल जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। हर प्रीवियस ईयर में एक व्यक्ति का रेसिडेंशियल स्टेटस जो होता है वो पहले से सेपरेट होता है, अलग होता है, डिफरेंट होता है। इसी हम लिए हम लोग को प्रत्येक एसएससी का असेसमेंट रेसिडेंशियल स्टेटस हर अलग ईयर में कैलकुलेट करना पड़ता है कि वो प्रीवियस ईयर में कितना डेज, कितना नंबर ऑफ डेज, कितना इंडिया में प्रेजेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ है पेंशन रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पेंशन रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टैक्सेबल टू। पेंशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलेगा एक व्यक्ति को, उसका नेचर क्या होना चाहिए? तो आंसर होगा इसका रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। 1 नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर बासु एक इंडियन सिटीजन है जो फर्स्ट टाइम इंडिया छोड़कर गया एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए। ही विल बी रेस्टिट्यूटेड रेसिडेंट फॉर असेसमेंट ईयर 2017-18, वो 2017-18 के लिए रेसिडेंट बने रहेंगे यदि वो भारत में रहते हैं 2016-17 के प्रीवियस ईयर में इतने दिन। कितने दिन? ऑप्शन है 182 डेज, 50 डेज, 180 डेज, 65 डेज। तो इसका आंसर होगा 182 डेज। मिस्टर बासु यदि 182 डेज इंडिया में रहते हैं तभी वो इंडिया के नागरिक कहला सकते हैं। इंडिया के टैक्स पर्पज के लिए वो एक रेसिडेंट ऑफ फॉर असेसमेंट ईयर कहला सकते हैं 17-18 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। लिखा मिस्टर रॉय इज इंडियन सिटीजन, मिस्टर रॉय एक भारतीय नागरिक है। वेंट टू अमेरिका फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 10 अगस्त 2017, वो 10 अगस्त 2016 को प्रथम बार अमेरिका गए हैं और वो 11 नवंबर 2016 को वापस भी आ गए हैं। हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द प्रीवियस ईयर 16-17 के लिए उनका जो प्रीवियस ईयर 2016-17 के उनका स्टेटस क्या होगा? रेसिडेंशियल स्टेटस। तो इसका आंसर होगा नॉन रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योंकि क्वेश्चन नंबर आई, हाउस रेंट अलायंस इज रिसीव बाय एन एम्प्लॉई एंड ही लिव्स इन रेंटेड हाउस। हाउस अलायंस जो है वो रिसीव करता है एम्प्लॉई यदि वो भाड़ा घर में रहता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर व्हिच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स इज एग्जम्पशन पर, जो हाउस अलायंस का एग्जम्पशन मिलता है इनकम टैक्स एक्ट में उसका सेक्शन क्या है? उसका आंसर होगा अंडर सेक्शन 1013A। 1013A के तहत ही हाउस एंड अलायंस पर एग्जम्पशन मिलता है एक एसएससी को, एक एम्प्लॉय को जो भाड़ा घर में रहता हो। तो ये आई नंबर क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर 4 अंडर सेक्शन 1013A। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स एज पर सेक्शन। भारतीय कंपनी से मिले हुए डिविडेंड लाभांश को एग्जेम्प्टेड किया जाता है टैक्स से करमुक्त है वो किस सेक्शन के आधार पर? तो उसका आंसर है अंडर सेक्शन 1035। अंडर सेक्शन 1035 के तहत भारतीय एसएससी को भारतीय कंपनी से मिलने वाला डिविडेंड पर कोई टैक्स देना नहीं पड़ता है, टैक्स फ्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हालांकि अब वो भी टैक्स में आ गया है, डिविडेंड इंडियन कंपनी से भी अब उस पर टैक्स लिया जाएगा टीडीएस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है के नंबर क्वेश्चन, सैलरी रिसीव्ड बाय अ पार्टनर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म इज टैक्सेबल अंडर। एक पार्टनर को पार्टनरशिप बिजनेस से सैलरी मिला है उसे किस हेड में टैक्स में कैलकुलेट करते हैं? तो ऑप्शन है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम सैलरी, नन ऑफ दीज, इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो वो होगा इनकम फ्रॉम बिजनेस। पार्टनर्स को अपने ही पार्टनरशिप बिजनेस से सैलरी मिल रहा है तो वह इनकम फ्रॉम बिजनेस का हिस्सा होगा, इनकम फ्रॉम सैलरी का हिस्सा नहीं होगा। इसलिए के नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल नंबर क्वेश्चन। मिस्टर दास एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मिस्टर दास जो है वह गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। उनको डीएनएस अलायंस डीए 50 रुपये मिला है। ही रिसीव डीए ऑफ ₹50,000। टैक्सेबल पार्ट ऑफ डीए का कितना हिस्सा जो है वो टैक्सेबल है, टैक्स देना होगा, कर देना होगा। हम जानते हैं कि टैक्स जो है वो फुल्ली टैक्सेबल है, इसलिए पूरे 50,000 रुपये पर उनको गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा। उन्होंने जो अलायंस प्राप्त किया है डीए के रूप में वो फुल्ली टैक्सेबल है। डीए इज ए अलायंस ऑफ एग्जाम्पल ऑफ फुल्ली टैक्सेबल अलायंस, इसलिए 50,000 रुपये जो है वो करेक्ट आंसर है। तो ये था 2018 का कॉस्ट एंड टैक्स का सॉल्यूशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 11 में आया हुआ है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। कृपया मेरे इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।